नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनजाति के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबर जनजाति के बारे में। सबर जनजाति कहाँ से आए, उसका इतिहास क्या है, उसका सांस्कृतिक या उसका लोक नृत्य क्या है, उसका त्योहार क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे और साथ साथ उसकी शासन व्यवस्था के बारे में भी हम लोग यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये सबर जनजाति जो है ये लाखों वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी। लाखों वर्ष पूर्व ये लगभग ये त्रेता युग में इसका उल्लेख मिलता है। सबर जनजाति का उल्लेख मिलता है। तो त्रेता युग में ही रामचरितमानस या रामायण का भी उल्लेख, रामचरितमानस में भी, रामायण में भी ये उल्लेख है ये सबर जनजाति का। तो रामायण या रामचरितमानस में भी ये सबर जनजाति का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब इस जनजाति का इतिहास जो है वो बहुत गौरवशाली है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली और बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग ये देखेंगे हमारे झारखंड में कुल 32 जनजाति अनुसूचित जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति की संख्या हमारे यहाँ कितना है? 32। इसमें आदिम जनजाति 8 है। तो सबर भी एक आदिम जनजाति है। ये सबर जनजाति जो है ये भी एक आदिम जनजाति है। हमारे यहाँ झारखंड में इसकी संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 9688 है। 2011 की जनगणना अनुसार इनकी संख्या 9688 है, जो पूरे राज्य की जनसंख्या है उसका 0.11% है। कितना परसेंट है? पूरे राज्य की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का, ये कुल जनसंख्या किसका है? हमारे यहाँ के राज्य का, मतलब झारखंड राज्य के जनसंख्या का 0.11% है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि आदिम जनजाति की जनसंख्या कुल कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 9688 है और पूरे राज्य की जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है? 0.11% है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, इसकी प्रजाति क्या है? इसकी प्रजाति हो गई प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड ये इसका प्रजाति हो गया प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। अब इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा हो गई उड़िया, बांग्ला
और हिंदी। ठीक है, अब हम लोग इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये लोग का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ से ये लोग आए हैं, कहाँ से आकर के बसे हैं, इसके बारे में भी हम लोग अभी जानते हैं। तो इनका मूल निवास स्थान कहाँ है? मूल निवास ओडिशा। ये ओडिशा के महानदी तट, महानदी तट के किनारे उड़ीसा के महानदी तट के किनारे इनका मूल निवास स्थान है। क्लियर है ये? इनकी उपजाति झरा, बासु, जंटापति तथा जहरा। तो ये सबर जनजाति की उपजाति है। झरा, बासु, जंटापति तथा जहरा, ये 4 उपजाति है। इसमें से ये 3 ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये उड़ीसा में है और ये जहरा जो है झारखंड में पाई जाने वाली सबरा जनजाति, सबर जनजाति कौन है? वो जहरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो झारखंड में जो सबर जनजाति पाई जाती है वो कौन सी उपजाति की है? तो जहरा उपजाति है इसका। और ये बाकी 3 झरा, बासु और जंटापति ये उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये आखिर आए कैसे हमारे यहाँ झारखंड में। तो हम लोग जब झारखंड का जो नक्शा देखेंगे तो ये इस टाइप से बस बना हुआ है ना, ऐसे करके है। तो ये वाला पार्ट इधर मेरा उड़ीसा है। क्लियर है? ये इधर उड़ीसा है। उड़ीसा के महानदी तट के पास में ये पाए जाते थे सबर जनजाति। ये लोग यहां से ये झारखंड के इधर आकर के बस गए। तो ये वाला जो इलाका है ये पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है। ये कौन सा है? ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम। तो ये सबर जनजाति जहरा जो है ये हमारे झारखंड में कहां पाई जाती है? तो पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये सबर जनजाति अधिकांश माने पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम में ये बहुतायत में है, बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, लोहरदगा,
आदि जिलों में भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब है यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबर जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, तो हम लोग का आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, इसलिए कि अभी हम नक्शा में दिखाए थे कि वो लोग उड़ीसा से सटा हुआ वो इलाका था, पहले वहीं पे आए थे लोग, उसके बाद धीरे धीरे इधर भी दूसरे जिलों में भी जाकर के ये लोग बस गए। इनका जो निवास स्थान है वो जो जोहरा उपजाति जो है वो झारखंड के धालभूम क्षेत्र में भी पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के धालभूम क्षेत्र में भी पाई जाती है। यदि वैसा क्वेश्चन पूछता है कि जोहरा उपजाति, सबर जनजाति की जोहरा उपजाति कहाँ पर निवास करती है झारखंड के, यदि कोई प्लेस दिया हुआ है तो आप धालभूम क्षेत्र हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम लोग देखते हैं इनके प्रमुख देवता कौन कौन हैं। तो इनके प्रमुख देवता में काली माता है। ठीक है, तो काली माता और ये एक मनसा माता है, इनका भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन ज्यादातर अधिकांशतः ये काली माता की, काली जी के ही की पूजा करते हैं, काली जी की ही पूजा करते हैं। ये पूर्वज पूजा की, इनमें पूर्वज पूजा की प्रथा भी है। ये मृत पूर्वज को बूढ़ा बूढ़ी, मृत पूर्वज को बूढ़ा बूढ़ी या महिमशान भी तो पूर्वज की पूजा ये लोग करते हैं। मृत पूर्वज को बूढ़ा बूढ़ी या महिमशान कहते हैं। इन्हें मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। ये जो मृत पूर्वज हैं, मृत पूर्वजों को मुर्गा की बलि चढ़ाते हैं, मुर्गा की बलि चढ़ाते हैं। इनमें गोत्र प्रथा प्रचलित नहीं, इनका गोत्र प्रणाली नहीं है, गोत्र प्रणाली नहीं है। एकल विवाह प्रथा प्रचलित है, बहु विवाह यहाँ पे नहीं होता है। एकल विवाह और पुनर्विवाह, मतलब वो जो विधवा विवाह होता है वो भी यहाँ पर है। एकल विवाह और पुनर्विवाह होता है। इनका पेशा क्या है? इनका पेशा ज्यादातर अधिकांशतः मजदूरी, अब धीरे धीरे ये लोग खेती भी करने लगे हैं, कृषि। इनका नृत्य क्या है? एक होता है डोमकच। इनका जो नृत्य है वो डोमकच है, और पांता सल्या, ये इनका प्रमुख नृत्य है दोनों। ये डोमकच वो शादी ब्याह के समय में ये औरत लोग खेलती हैं, और ये इनमें वधु मूल्य की परंपरा भी प्रचलित है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो सबर जनजाति को खड़िया जनजाति भी कहते हैं। खड़िया सबर, खड़िया सबर, खड़िया सबर भी कहते हैं। हो गया क्लियर है? प्रमुख देवता काली माता, और पूर्वज की पूजा की जाती है, पूर्वज प्रथा चलती है। यहाँ पे मृत पूर्वजों को बूढ़ा बूढ़ी या महिमसान कहते हैं। इन्हें मुर्गा की बलि दी जाती है। इनमें गोत्र प्रणाली नहीं होता है। इनमें एकल विवाह, पुनर्विवाह तथा यही हम लोग यदि बोल दें कि इनमें वधु मूल्य की परंपरा भी चली आ रही है, मौजूद है। इनका पेशा क्या है? मजदूरी और कृषि। इनका जो पारंपरिक नृत्य है, इनमें जो प्रमुख नृत्य है वो डोमकच और पांता सल्या है। अब हम लोग देखेंगे कि इनमें युवा गृह, इनके यहाँ युवा गृह नहीं होता है। युवा गृह नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इसके बाद देखते हैं सबर जनजाति की शासन व्यवस्था। ठीक है, सबर जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इनकी शासन व्यवस्था कैसी है? परंपरागत पंचायत है इनके पास, जिसमें इनका जो नियम कानून है, जो रीति रिवाज है, वो परंपरागत चला आ रहा है। ठीक है, तो परंपरागत नियम कानून रीति रिवाज है इस पंचायत का भी।
तो इनका जो माने राजनीतिक रूप से कहिएगा तो इनके पास कुछ भी नहीं है, ये उसमें गौण है। लेकिन फिर भी जो इनका परंपरागत पंचायत है, जहां पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी विवाद होते हैं उसका ये लोग वहां पर निपटारा करते हैं। यदि यौन शोषण हो रहा है तो, चोरी हो रहा है तो, जादू टोना है तो, व्यभिचारी है ना, माने जितने भी अपराध हैं इन सभी अपराधों का सुनवाई यही परंपरागत पंचायत में ही किया जाता है। तो ये परंपरागत पंचायत का हेड कौन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रधान। हेड को प्रधान कहा जाता है। और इस प्रधान का सहायक होता है, इस प्रधान का सहायक है गुड़ाइत। प्रधान का सहायक है गुड़ाइत। ये कौन है, तो ये संदेशवाहक होता है। ये संदेशवाहक होता है। गुड़ाइत जो है ये संदेशवाहक है। इसका काम क्या है, प्रधान से सूचना लेकर के गांव में लोगों तक पहुंचाना और गांव की सूचना को प्रधान तक पहुंचाना। ठीक है, इसका काम है गुड़ाइत का। तो गुड़ाइत हो गया मेरा संदेशवाहक। ये गुड़ाइत पद जो है, ये पद वंशानुगत है। पद वंशानुगत है। और इस पंचायत में जो सुनवाई होता है उसमें दंड भी लगाया जाता है, आर्थिक दंड, सामाजिक बहिष्कार दंड, ये यहां पे लगाया जाता है। तो दंड में हो गया आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्कार। ये भी दंड लगाया जाता है। तो इस सबर जनजाति की जो शासन व्यवस्था है ये परंपरागत पंचायत है, परंपरागत पंचायत प्रणाली है, परंपरागत पंचायत प्रथा यहाँ पे लागू है। इस प्रधान का, इसका हेड कौन होता है, तो प्रधान होता है। प्रधान का एक सहायक होता है जिसको गुड़ाइत कहते हैं। गुड़ाइत का काम क्या है, संदेश को आदान प्रदान करना। और ये पद वंशानुगत है, इसका चुनाव नहीं होता है। दूसरा हो गया, इस पे जो दंड लगाया जाता है, तो यहाँ पर इस पंचायत में सुना कौन कौन चीज जाएगा, तो यौन शोषण, व्यभिचार, चोरी, डकैती, आपसी विवाद, इस सबों का निपटारा इसी पंचायत में किया जाता है। इसके बाद इसमें पंचायत में जो फैसला सुनाती है तो उसमें दंड भी लगाती है, जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का दंड होता है। वर्तमान में जब हमारे यहाँ, जब ये सरकारी पंचायत जब हमारे यहाँ लागू हो गई तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी ये धीरे धीरे समाप्त होती गई। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।